भारत की स्वतंत्रता का इतिहास तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश शासन को झेला, इसके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन किए, शहादतें दी और तब जाकर कहीं 15 अगस्त 1947 को उस सदियों पुरानी अंग्रेजी गुलामी से हमें आजादी मिली और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। ये दिन न सिर्फ हर भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है, बल्कि गुलामी की सत्ता से भारत की मुक्ति और अपनी स्वतंत्र पहचान की स्थापना का भी प्रतीक है। इसी आजादी के जश्न को मनाने के लिए हर साल 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्मारक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करते हैं। इस दिन का जश्न तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर ही किया जाता है। अब सवाल है कि आखिर लाल किले पर ही क्यों इसी ऐतिहासिक धरोहर को आजादी के उस खास लम्हे के लिए चुना गया जो हर भारतवासी के लिए बेशकीमती है। तो सवाल जितना भावनात्मक है, जवाब भी उतना ही भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और लाल किले का भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में कितना गहरा महत्व है, इसे समझने के लिए हमें अतीत की उन गहराइयों में उतरना होगा जहां से इस इमारत की नींव पड़ी। तो कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से। मुगल बादशाह शाहजहां का दौर था। इस वक्त तक आगरा, जिसे अकबराबाद भी कहा जाता था, एक लंबे वक्त तक मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा। सम्राट अकबर से लेकर जहांगीर और शाहजहां के वक्त में ये शहर अपने सुनहरी दौर को छू चुका था। लेकिन अब बादशाह शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से हटाकर दिल्ली करना चाहते थे। दिल्ली से शासन चलाने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढी गई जो दिल्ली के केंद्र में मौजूद हो, और यमुना के किनारे की जगह इसके लिए बेहतरीन लगी, जो कि पुराने सलीमगढ़ किले के पास ही थी। और फिर 13 मई 1638 को इस्लामिक साल के हिसाब से मुहर्रम के महीने में यहीं पर रखी गई उस ऐतिहासिक लाल किले की नींव, जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले वक्त में ये किला महज एक शाही स्मारक की तरह ही याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि भारत और उसकी आजादी के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखेगा जो दुनिया भर में उसकी पहचान का प्रतीक बन जाएगा। इसके बाद तकरीबन 200 सालों तक ये किला मुगल बादशाहों का निवास स्थान रहा। दिल्ली के इस लाल किले को बनने में तकरीबन 9 से 10 साल का वक्त लगा। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, जो ताजमहल के निर्माण में अपना हुनर दिखा चुके थे, को इसकी तामीर का जिम्मा सौंपा गया। 6 अप्रैल 1648 को इसका काम मुकम्मल हो गया। इसके बनने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आया। शुरुआत में इसे किला मुबारक कहा जाता था, लेकिन क्योंकि इसे बनाने में ज्यादातर लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए आगे जाकर इसका नाम लाल किला पड़ गया। ये किला फारसी, तैमूरी और भारतीय हिंदू शैलियों के मिश्रण से बना मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। इसके बाद शाहजहां 1649 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद ले आए। दरअसल आज की पुरानी दिल्ली मुगलिया दौर में शाहजहानाबाद हुआ करती थी, जिसे शाहजहां ने ही बसाया था। आज एक खंडहर के रूप में मौजूद ये लाल किला जब बनकर तैयार हुआ तो एक आलीशान भव्यता का प्रतीक था। इसके विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारें, जो करीब 75 फीट ऊंची थी, इसमें महल, मनोरंजन कक्ष, बालकनियां, हम्माम, नहरें और खूबसूरत बाग बगीचे वगैरह थे। किले के 5 दरवाजे थे, जिनमें से 3 खास थे। पहला लाहौरी दरवाजा, जो चांदनी चौक के सामने मगरिब यानी पश्चिम दिशा में खुलता था। ये किले का मेन एंट्रेंस था और एक छत वाले छत्ता बाजार या छत्ता चौक की तरफ जाता था। छत्ता चौक से नक्कार खाना या नौबत खाना की ओर जाया जाता था। दूसरा था दिल्ली दरवाजा। ये दक्षिण दिशा में खुलता था और फैज बाजार से होते हुए जामा मस्जिद को जाता था। जबकि तीसरा खास गेट था खिजराबाद या खिजरी दरवाजा। ये बादशाह के आने के लिए था। इसी दरवाजे का इस्तेमाल शाहजहां ने लाल किले का उद्घाटन करने के लिए किया था। लाहौरी और दिल्ली दरवाजा 3 मंजिला थे, जिनके दोनों तरफ अष्टकोणीय यानी 8 किनारों वाली मीनारें थीं। इन दोनों दरवाजों का इस्तेमाल आम जनता के लिए होता था। किले के भीतर दीवाने आम और दीवाने खास किले की खास जगह थी। नक्कार खाने से दीवाने आम की ओर जाया जाता था। दीवाने आम में बादशाह आम जनता से मुखातिब होते थे और उनकी फरियाद सुनते थे। किले परिसर में लाहौरी दरवाजे से दीवाने आम तक के हिस्से की बनावट इस तरह से की गई थी कि सिंहासन पर बैठते वक्त बादशाह का रुख हमेशा शहर और प्रजा की तरफ रहे। वहीं दीवाने खास, जो सफेद संगमरमर का एक छोटे से मंडप की तरह बना हुआ था, इस परिसर की सबसे शानदार इमारतों में से एक था। सोने, चांदी व जवाहरातों से सजे इस हिस्से में बैठकर बादशाह अपने खास लोगों से मुलाकात करते थे। दीवाने खास की अद्वितीय सुंदरता को बताने के लिए इसकी दीवारों पर लिखा गया था, गर फिरदौस बर रूहे ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। मतलब धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। दीवाने खास के पास खास महल नाम से बादशाह के आराम करने की जगह थी, जिसमें उनकी ख्वाबगाह यानी शयन कक्ष भी शामिल था। मुसम्मन बुर्ज इसी ख्वाबगाह की पूर्वी दीवार पर मेहराबदार खिड़कियों के साथ एक अर्ध अष्टकोणीय मीनार था, जिसका इस्तेमाल बादशाह झरोका दर्शन के लिए किया करते थे। माना जाता है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों को यहीं से संबोधित किया था।
दीवाने खास में बादशाह के बैठने के लिए तख्त ताउस या मयूर सिंहासन हुआ करता था, जिसमें कई बेशकीमती हीरे जवाहरातों के साथ ही नायाब कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। ये तख्त ताउस लंबे वक्त तक मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत का गवाह रहा। लेकिन 1739 ईस्वी में ईरान के शाह नादिर शाह ने मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली पर हमला किया और लूट में लाल किले से कई बेशकीमती हीरे जवाहरातों के साथ साथ तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। शाहजहानाबादी शहर, यमुना नदी और स्थापत्य के चमत्कार, लाल किले का डिजाइन और कार्यक्षमता इतनी भव्य थी कि जेम्स फर्ग्यूसन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में लिखते हैं, दिल्ली का ये महल पूर्व यानी ईस्ट का सबसे, या यूं कहें कि शायद दुनिया का सबसे भव्य महल था और कम से कम भारत का तो एकमात्र महल है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत और बादशाह औरंगजेब के बाद मुगलिया सल्तनत के वैभव और ताकत में कमी आती चली गई। एक तरफ देश पर बाहरी हमले हो रहे थे तो वहीं अंदरूनी क्षेत्रीय शासक बगावत कर रहे थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इनसे निपटने में नाकाम साबित हुए। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया तो वहीं 1737 में मराठा शासक पेशवा बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाके में मुगल सेना को हराकर उनके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1758 में मराठों ने पंजाब को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। मुगल और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लाल किले पर कई बार अफगानों, राजपूतों और मराठों ने धावा बोला। अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली का ये मुगलिया किला एक बार फिर केंद्र में आ गया। संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली में एकत्र होने का ऐलान कर दिया। देश भर में बड़ी संख्या में सैनिक दिल्ली में जमा हुए क्योंकि दिल्ली आखिरी सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी रही थी। देखा जाए तो बादशाह की न वो ताकत रही थी और न हैसियत, लेकिन फिर भी लोगों के लिए वो एक शक्ति का प्रतीक थे। इस तरह लाल किला और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए। एक तरह से कहा जाए तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का बीज सबसे पहले लाल किले में ही बोया गया था। इस संग्राम के नाकाम होने के बाद लाल किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और उन्होंने इस किले की शान और शौकत को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किले की वास्तुकला के एक बड़े हिस्से को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक लोकतांत्रिक स्वतंत्र भारत के विचार के साथ इस किले का जुड़ाव कायम रहा। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और दीवाने खास में उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें रंगून भेज दिया गया। लाल किले को ब्रिटिश सरकार की सैन्य छावनी बना दिया गया, जहाँ अंग्रेजी हुकूमत के खास कैदियों को रखा जाने लगा। अंग्रेज भी अब दिल्ली शहर और लाल किले के महत्व को समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने भी इसे अपनी सत्ता का केंद्र बना लिया। दिसंबर 1911 में लाल किले में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसे राज्याभिषेक दरबार या कोरोनेशन दरबार भी कहा गया, क्योंकि ये भारत में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम के उत्तराधिकार का प्रतीक था। इसके अलावा भी ये दो वजहों से खास था। पहला, ये एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें किंग और क्वीन खुद भारत आकर शामिल हुए थे और वो मुसम्मन बुर्ज के छज्जे से जनता से वैसे ही मुखातिब हुए जैसे मुगल बादशाह झरोखा दर्शन के दौरान किया करते थे। इसके अलावा दूसरी खास वजह ये थी कि इसी दरबार में ब्रिटिश भारत की राजधानी को तब के कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का भी ऐलान किया गया। थोड़ा वक्त गुजरा और देश की आजादी की लड़ाई अब अपने उरूज पर पहुंचने लगी। लाल किला एक बार फिर तब सुर्खियों में आ गया जब 1940 के दशक की शुरुआत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के मकसद से दिल्ली चलो का नारा दिया। लेकिन अंग्रेजों के हाथों उनकी आजाद हिंद फौज की हार के बाद 1945-46 में आईएनए के 3 अधिकारियों प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बने। लेकिन इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील का काम किया। नतीजतन देश में आजादी की आंधी ने तूफान का रूप ले लिया। लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद 1946 में तब के बंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ा और तीनों लोगों को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाल किला एक बार फिर उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरा। तो अब तक की पूरी कहानी से आप लाल किले के ऐतिहासिक महत्व को तो अच्छे से समझ ही गए होंगे कि कैसे अपने बनने से लेकर देश की आजादी तक की जटिल यात्रा में इस इमारत ने न सिर्फ खुद को कायम रखा बल्कि हर मोड़ पर एक खास रोल भी अदा किया। अब आते हैं अपने उसी सवाल पर कि आखिर हर साल 15 अगस्त को लाल किले से ही तिरंगा क्यों फहराया जाता है। अब चूंकि लाल किले की महत्ता तो हम समझ चुके हैं, तो बात अब 15 अगस्त के दिन की। लेकिन उससे पहले यहाँ एक बात और आपको बता दें कि जैसा हम जानते हैं कि हर साल 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराने की परंपरा तो अगस्त 1947 से ही चली आ रही है। पर क्या आपको मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वास्तव में 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया ही नहीं था।
असल में जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर जो ध्वजारोहण समारोह किया गया था वो दरअसल नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को ऐतिहासिक लाल किले के लाहौरी दरवाजे पर तिरंगा फहराकर देश की आजादी का ऐलान किया और जनता को संबोधित किया। ये एक तरह से भारत द्वारा गुलामी के शासन से अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी विरासत को दोबारा हासिल करने के ऐलान जैसा था। तब से चली आ रही ये गौरवशाली परंपरा हमारी विरासत और संप्रभुता को दर्शाती है। लाल किला वो इमारत था जिसने शाही शासन के केंद्र से लेकर गुलामी की सत्ता से होते हुए देश की स्वतंत्रता की यात्रा की इबारत लिखी, उसके इतिहास को स्वयं में संजोया। 17वीं शताब्दी का स्मारक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रतीक है जिसने इतिहास में कई महत्वपूर्ण अध्याय लिखे। लाल किले का चुनाव सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति और भावनाओं से गुथा हुआ है। मुगलिया सल्तनत के वक्त से ही भारत की राजनीतिक शक्ति का प्रतीक लाल किला अब महज एक तारीखी इमारत नहीं रह गया बल्कि भारत की एकता, संप्रभुता और स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक बन गया है। 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आजादी के बाद लाल किला भारतीय सेना के प्राधिकार में आ गया और 2003 तक ऐसा ही रहा। इसके बाद किले परिसर के प्रमुख क्षेत्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अंतर्गत आ गए। ASI ही लाल किले की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।